तो ये पैरेलल हैं, आपको दिख रहा है ना। ए से बी जाने के दो तरीके हैं, एक तो बाया या वाया ऊपर, और एक बाई नीचे। नीचे से जाओ चाहे ऊपर से जाओ, दोनों किस में हुए, ये पैरेलल में हुए। दो रेजिस्टेंस ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ पे किस में है, पैरेलल में है। ऊपर से जाओ चाहे नीचे से जाओ, और पैरेलल में आपको होता है रेजिस्टेंस निकलता कैसे, सिंपल सी बात है, 1/RAB रेजिस्टेंस है ना ये, तो इन्वर्स वाला रिलेशन लगेगा। कैपेसिटर में लगता है पैरेलल में सीरीज़ सीधा, यहाँ तो ऐसा लगेगा। तो ऊपर कितना है, 10 है, नीचे भी कितना है, 10 है। ऊपर नीचे पैरेलल लगाऊँ ना, तो 1/10 1/10 कितना हो जाएगा बच्चे, 2/10 हो जाएगा। 2/10 कटेगा तो 1/5। अब 1/RAB 1/5 आया, तो RAB कितना आया बच्चे, 5 ओम आ गया। RAB कितना आ गया, 5 ओम आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। RAB हमारा कितना आ गया, 5 ओम आ गया। ठीक है, अब आप थोड़ा रुकिए, मैं इंक भरता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11 था, और इसमें प्लीज़ मैसेज मत करना कि 11 था या 10 था, ये आप लोग खुद देखे करो। ठीक है, और प्लीज़ 10 जून तक फीस भर दीजिए। ठीक है, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और 11 से 17 जून आप लोगों की समर लीव्स है, क्योंकि आप लोग थोड़ा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मैंने सुना स्कूल से भी बर्डन डाल दिया है ज़्यादा। मुझे नहीं पता वहाँ कितना प्रोडक्टिव हो रहा है, मैं तो अपना यहाँ दे ही रहा हूँ 50%। ठीक है, ये है 50% एफर्ट दे ही रहा हूँ अपना, तो आप लोग थोड़ा इतना लगाइए, है ना। 11 से 17 में एग्जॉस्ट माइंड की क्या बात है, आप अपना कवर करते रहिए, मैं वीडियोस का बटन नहीं डालूँगा। ठीक है, तो दो आपके लिए नोटिस है, एक तो 10 जून तक आप फीस सबमिट करिए, और दूसरा आप 11 से 17 तक क्या करिए, इन्जॉय करिए। इन्जॉय भी कैसा, मतलब पेंडिंग वर्क आप पूरा करिए, और अपने हिसाब से करिए जैसे आपको समझ में आता है। नहा धो के करिए, लेट के करिए, कैसे भी करिए। ठीक है, और आज वो बच्चा बहुत लॉस में होगा जो वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स नहीं बना रहा होगा। जो दो काम कर रहा है कि मैं वीडियो भी देख रहा हूँ एक बारी में और नोट्स बनाऊँगा दूसरी बारी में, तो वो बेवकूफ़ है। आप क्या करिए, प्रॉपर जैसे क्लासरूम में होता है वीडियोस लीजिए और साथ में नोट्स भी बनाइए। ऐसे नहीं कि वीडियो देख ली, स्क्रीनशॉट ले लिया और बाद में नोट्स बनाएंगे, वो दिन कभी नहीं आता। बीइंग माई सेल्फ, मैं भी उसे एक्सपीरियंस करता हूँ, दोबारा नहीं आता। तो आदत डालिए आज से ही, जब जागो तब सवेरा, जैसी वीडियो चल रही तो उसी समय आप रियल टाइम में नोट्स बनाइए। तीसरा नोटिस आपका यही है कि 10 जून को आपका मैट्रिसेस का टेस्ट है, तो वी कैन स्टार्ट अवर वैकेशन विद अ बैंक। ठीक है, थैंक यू। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि 3 बल्ब्स हैं जिनकी हमने स्पेसिफिकेशन आपको दे रखी है। 3 बल्ब्स, 3 बल्ब्स हैं आप पे विद स्पेसिफिकेशंस। क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उनकी? पहला है 60 वॉट का और वो ऑपरेट होता है 220 वोल्ट पे। दूसरा है 100 वॉट का, सॉरी, और वो ऑपरेट होता है 220 वोल्ट पे ही। तीसरा है आप पे 1000 वॉट का और वो ऑपरेट होता है 220 वोल्ट पे ही। तो इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़, इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़, अगर हम इन्हें सीरीज़ में लगाएं तो विच वन, ये हमारा लास्ट टॉपिक था थ्योरी का, विच वन विल ग्लो ब्राइटेस्ट, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन चमकेगा। सीरीज़ वाला कंसेप्ट लगाइए और इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करिए, इजीली हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको सीरीज़ में पता है ना क्या कंसेप्ट लगता है? क्या लगाओगे? क्योंकि इन सीरीज़ करंट सेम होता है, सीरीज़ में करंट क्या होता है? सेम होता है ना। तो पावर इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर होती है। देखो जो चीज़ सेम है उसके बारे में बात ही क्यों करनी है यहाँ पे। जैसे 220 वोल्ट भी सेम है, करंट भी सेम है। अभी बस तुम ये लगाओ सीरीज़ में है तो बेसिक फार्मूला होता है पावर इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अभी और समझाता हूँ एक तरीके से कि ये वी अगर हमारे मन में आ गया और हम इसमें माथा फोड़ रहे हैं अपना कि वी का क्या करें, तो हमारे लिए क्या रेमेडी होगी। पर अभी ये देखो पावर आई स्क्वायर आर है और आई आपका सेम है, तो पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। दैट मीन्स, और आपको पता है रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो ब्राइटनेस कम होती है, ये भी आप लोगों को पता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम ब्राइटनेस होगी, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम ब्राइटनेस होगी, ये तो आपको पता ही है। मतलब करंट वहाँ से फ़्लो नहीं करना चाहिए उस बल्ब से जिसका रेजिस्टेंस हाई हो, तो फ्लो ही नहीं करेगी तो करंट ब्राइटनेस कहाँ से आएगी। हालांकि वो अलग बात है कि बाहर से एक्सटर्नली हम करंट सबको सेम दे रहे हैं, पर करंट कितना, या ये जो करंट को अगर हम सुख माने तो ये सुख कितना होगा किसी बल्ब में, ये तो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। अब सिंपल सी बात है, आप ये देखिए यहाँ से ये पता चला कि पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। मतलब जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा और उतना कम ब्राइट होगा। अगर आप इस अंदाजन से लगाते हैं यहाँ पे तो आपको पता है क्योंकि 1000 वाट की पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ऑफ 1000 वाट वाले बल्ब का मैक्सिमम होगा। 1000 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आर है। 60 से बड़ा, 100 से बड़ा 1000 है, तो 1000 वाला बल्ब की क्योंकि पावर ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी मैक्सिमम होगा। रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो ये ब्राइट करेगा सबसे मिनिमम। ब्राइट जो करेगा 1000 वाट वाला वो सबसे मिनिमम करेगा। और अगर ऐसे चले, देखो बीच वाले में कभी लड़ाई नहीं होती, केमिस्ट्री थोड़ी है ये। तो 1000 है, 1000 में सबसे कम पावर, मतलब 1000 जो है वो सबसे कम ब्राइट होगा, तो सबसे ज़्यादा ब्राइट 60 वाट वाला होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या है? कम है। तो अगर उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। सो सिंपल सी बात है, 60 वाट वाला जो बल्ब है वो मैक्सिमम ब्राइटनेस शो करेगा, सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस शो करेगा, यह हम कह सकते हैं। ठीक है। या अगर आपके माथे में ये वोल्टेज वाला कंसेप्ट आ ही गया है तो आप चीज़ ये देख लीजिए, क्या कि अगर आप यहाँ पे फंसेंगे कैसे। ठीक है। पहले तो इसका आंसर 60 वाट ही है। ठीक है। तो अगर आप वैसे टर्म्स में देखना चाहें तो बहुत बढ़िया है। तो ध्यान से देखा, अगर आपने ओम्स लॉ लगाया V इज इक्वल टू आई आर, आपको पता है आई सेम है, आई सेम है। बच्चों ये जो 220 वोल्ट दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसे 220 वोल्ट मिल रहा है, नहीं, ये रेटिंग होती है बच्चों। रेटिंग मतलब ये 220 वोल्ट से ज़्यादा उसमें वोल्टेज में काम नहीं करेगा। यहाँ से आपको ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि 220 वोल्ट इस पे वोल्टेज आ रही है, ये बस ये बता रहा है कि इससे ऊपर ये ऑपरेट नहीं होगा। आपको असली में देखना पड़ेगा इसमें 220 वोल्ट किस में है। ज़रूरी थोड़ी है इसमें 220 आए, 150 भी आ सकती है, इसमें 100 आ सकती है, इसमें 50 आ सकती है, वो तो रेटिंग है। रेटिंग रियलिटी थोड़ी बताता है कि सर्किट में कितना वोल्टेज आएगा बल्ब में, वो तो रेटिंग है। तो देखिए आई सेम है तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आया। अब आपको पता है पावर होती है V²/R, होती है ना, और क्योंकि V की रेटिंग क्या है? सेम है। ये मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूँ आपको, मेथड नंबर 2 डाल के करना इसे। तो पावर V²/R हो गई, पर यहाँ से आपको ये भी पता है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। अब मैंने आपको सिंपल सी एक बात बताई, या यहाँ पे देख लो, घुमाने वाला क्वेश्चन है ना ये सेकंड मेथड से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लोड वोल्टेज का जितना ज़्यादा पड़ेगा ना उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। भाई पहले से करंट होता है सर्किट में या बैटरी होती है? बैटरी होती है।
बैटरी में जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है तो करंट बनता है। तो वोल्टेज का होना ज़रूरी है पहले से, और वोल्टेज जितनी ज़्यादा पड़ेगी किसी बल्ब के अक्रॉस तो उतना ज़्यादा उसमें ड्रॉप होगा, उतनी ज़्यादा उसे वोल्टेज वाली एनर्जी मिलेगी और उतना ज़्यादा वो ब्राइट होगा। ठीक है, ये आपको कन्फ्लिक्ट कर सकता है, हो सकता है आप मेरे से मतभेद करें, है ना, पर समय के साथ ये सब चीज़ें सुधर जाएंगी। ठीक है, हो सकता है कि इसमें आपका माथा फूटे, पर चलेगा, अभी तो चलेगा, अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। ठीक है, आपको इतना पता चला कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यहाँ से तो यही पता चल रहा है। अब क्योंकि 1000 वाट वाले की पावर सबसे ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस 1000 वाट का यहाँ से तो आया भाई सबसे कम, रेजिस्टेंस 1000 वाट का आया सबसे कम, यही तो है ना पावर V²/R। तो यहाँ से रेजिस्टेंस 1000 वाट का आया सबसे कम। अरे नहीं समझे, पावर V²/R है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 1000 वाट का रेजिस्टेंस सबसे कम है। अब क्योंकि लोड जो होता है, वोल्टेज अक्रॉस लोड, वो तो इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा कि लोड कितना ज़्यादा है। क्योंकि रेजिस्टेंस 1000 वाट में क्या है, कम है, तो इस पे जो लोड पड़ेगा, लोड रेजिस्टेंस किस में, लोड वोल्टेज पड़ेगी किस में, 1000 वाट में, वो भी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि लोड जितना ज़्यादा होगा, मतलब भाई अगर 1000 वाट का ये बल्ब होता, इसमें लोड अगर सबसे ज़्यादा पड़े, ये वो लोड है पॉजिटिव नेगेटिव का, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और ये सबसे ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। तो लोड सबसे कम पड़ेगा इसमें, इसलिए ये ब्राइट भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें लोड ज़्यादा नहीं पड़ रहा। जबकि बीच वाले में कभी लड़ाई नहीं होती, रेजिस्टेंस 60 वाट वाले का बहुत ज़्यादा है, तो इसमें जो लोड, मतलब 60 वाट वाला रेजिस्टेंस जो होगा उसके अक्रॉस जो लोड पड़ेगा, क्योंकि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R है, यहाँ से देखो फर्स्ट इक्वेशन से। तो अगर रेजिस्टेंस कम है तो लोड भी क्या पड़ेगा, कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो लोड भी क्या पड़ेगा, ज़्यादा। जितना ज़्यादा लोड पड़ेगा उतना ज़्यादा वो ब्राइट हो जाएगा, जितना ज़्यादा लोड पड़ेगा उतना ज़्यादा वो ब्राइट हो जाएगा। तो मैंने आपको 2 तरीके से समझाई ये चीज़। हालांकि मुझे पता है आप में से मैक्सिमम पहले मेथड से करेंगे, पर ये भी बुरा नहीं है। यहाँ पे V और R का डायरेक्ट रिलेशन है। 220 वोल्ट दिखती तो है पर होती नहीं है। पता कैसे चलेगी, फिर यहाँ से पता चलेगी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा उसके अक्रॉस वोल्टेज गिरेगी, जितनी ज़्यादा वोल्टेज गिरेगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बन के वो ब्राइट होगा। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए शाबाश, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट चीज़, बच्चे आपसे बोला कि एक फिगर दे रखा आपको, है ना, फिगर मैं आपके लिए बना लेता हूँ पहले। ये वही है जॉकी वाला, क्या होता था ये, स्लाइड वायर ब्रिज 8 ओम है, 12 ओम है। ठीक है, सीधा बनाना, बैटरी आगे बढ़ाएंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ तक बेटा L है और यहाँ तक L-L है। L बताता हूँ आपको क्या चीज़ है। L तो आपकी टोटल लेंथ होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L है। उसके बाद ये A है, ये B है, जॉकी मान लो यहाँ पे है J पे, और वो जाके टच करेगी कहीं ऐसे, यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर होगा। ये आप पे एक डायग्राम है। अब जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक तो क्या चीज़ है, तो इन्फॉर्मेशन क्या है आप पे, इन द सर्किट शोन इन द फिगर AB इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, वेयर शुड जॉकी J बी प्रेस, जॉकी J को कहाँ प्रेस करें, सो दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए। तो हम जॉकी को कहाँ प्लेस करें। बच्चों सारी तरफ कहाँ, ये सारा क्वेश्चन किस तरफ इशारा कर रहा है, आप डायग्राम देखिए। AB मतलब ये जो L है, ये L पूरा पे 400 है ना, ये चीज़ फिर आपकी L-L बन जाएगा, 400 - L। इतना तो हमें समझ में आया।
हमेशा 100 हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, उनकी मॉडिफिकेशन है, क्या करें, है ना। तो उन्होंने बोला इस सर्किट में हम जॉकी को कहाँ प्लेस करें कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दिखाए, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर करंट जीरो हो जाए। और जब भी गैल्वेनोमीटर करंट जीरो हो जाएगी तो ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मतलब हम व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन यहाँ लिख सकते हैं। क्या होती है बेटा, ये पी क्यू आर एस, आर आपका पता है ना, स्मॉल आर इंटू एल, एस क्या था 400 माइनस एल इंटू स्मॉल आर, ये सारी चीज़ें लिखी थी ना, एक स्पेशल पॉइंट माने थे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज बैलेंस है, तो पी अपॉन क्यू बराबर कितने के बच्चे, आर अपॉन एस के। ये आपको खुद ही मानने पड़ेंगे यार, क्या करूँ मैं। पी आपका 8 है, क्यू आपका 12 है बच्चे, आर आपका इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग होगा जो कि एल है। आर आपका, आर जो है इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग होगा जो एल है। आर आपको पता है ना क्या होता है, एल इंटू आर होता है। और एस क्या होता है, एस होता है जो भी हो, जैसे 100 माइनस एल था वहाँ, आज 400 माइनस एल है, साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस आर, तो यही होता है। तो आर को मैंने लिख दिया कितना, एल आर, और एस को लिख दिया मैंने 400 माइनस एल इंटू आर। समय कैसे बचाएं, स्मॉल आर लिखे ही मत करो, ठीक है बच्चे। अब काटो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, आप पे आया 2/3 बराबर एल अपॉन 400 माइनस एल। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा, 400 इंटू 2 आपका 800 आ जाएगा, माइनस एल इंटू 2 माइनस 2l, और यहाँ पे 3l। बेटा ये उधर जाएगा 5l बनेगा, तो 800 की वैल्यू 5l आई, l की वैल्यू आपकी 800/5 आएगी, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 6 जा 30, तो 160 सेंटीमीटर में आपको इसे रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन हो जाएगा, ज़रूरी थोड़ी है कि 100 ही आए, 100 वायर दी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। शाबाश, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट बेस क्वेश्चंस आप लोग समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप पे जैसे ये क्वेश्चन है, जो भी नंबर चल रहा हो, क्वेश्चन है कि वाई दी कंडक्टिविटी ऑफ मेटल या मेटालिक कंडक्टर इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोलाइट। मेटल की कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा क्यों होती है, ऑब्वियसली दोनों ही करंट को कंडक्ट करते हैं, पर मेटल की ज़्यादा होती है कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट से। तो बच्चे इसमें सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिव कब बनता है, कि जब वो एक्वस फॉर्म में हो या मोल्टन फॉर्म में हो। बट एक मेटल आप कैसे भी उठाओ, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं हमेशा ही, उसे एक्वस या मोल्टन फॉर्म में आने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल टेम्परेचर में भी कंडक्टिविटी कर सकता है। यही इसका रीज़न होगा कि सिंस चार्ज कैरियर्स इन मेटल्स, और आपको पता है वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो चार्ज कैरियर्स होते हैं इन मेटल्स, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, इज़ वेरी लार्ज इन नंबर। मतलब दोनों का अगर हम सेम डायमेंशन लेंथ एरिया का ले लें बार, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मेटल में ज़्यादा होंगे, मतलब चार्ज कैरियर मेटल में ज़्यादा होंगे फॉर सेम लेंथ इन एरिया एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोलाइट, लार्ज इन नंबर एज़ कम्पेयर्ड टू, ठीक है। साथ साथ चलोगे तो पता चलेगा, बाद में अगर स्क्रीनशॉट लेके करोगे तो पता ही नहीं चलेगा ये COMPD क्या लिखा हुआ है, फिर दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी। तो एज़ कम्पेयर टू चार्ज कैरियर्स इन इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट में आपको पता होता है कौन होते हैं, आयंस होते हैं, कटायन और अनायन, ठीक है। ये सोल रीज़न था इस चीज़ के लिए। अब एक और की क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने के लिए, जो स्टैंडर्ड रजिस्टर होते हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में यूज़ होते हैं, उनके लिए मैंगनीन को यूज़ करते हैं। तो मैंगनीन इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स।
स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बनाने के लिए मैंगनीन का हम सहारा लेते हैं। ऐसा क्यों है देखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इसमें बेटा आपको मैंने फैक्ट बेस है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बताया था मैंने। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मैंगनीन की जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, किसकी, मैंगनीन की, ठीक है, वो बहुत कम होती है, इज़ नेग्लिजिबल, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है, नेग्लिजिबल होती है इसलिए हम इसे स्टैंडर्ड रजिस्टर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। फैक्ट बेस है, ज़्यादा एक्सप्लेन क्या करना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप पे है, क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू दी पावर डिसिपेशन, व्हाट हैपन्स टू दी पावर डिसिपेशन इफ करंट गेट्स डबल। अब उसमें कुछ भी जोड़ो आप राम कहानी कि रजिस्टर से करंट डबल कर दें, पर सार जो है, बेस जो है वो यही है कि करंट को हम क्या कर दें, डबल कर दें, ठीक है। तो पावर में क्या होगा, रेजिस्टेंस को हम फिक्स कर रहे हैं, तो पावर में कैसा फ़र्क पड़ेगा कि अगर हम करंट को डबल कर दें और रेजिस्टेंस को फिक्स रखें। तो सिंपल सी बात है बेटा, एक ऐसी रिलेशन देखनी पड़ेगी जिसमें पावर, करंट और रेजिस्टेंस आए। एक ही रिलेशन है, पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, वी को आई आर लिखते हैं, तो ये रिलेशन आती है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। मैंने आपको अलग से ही 3 फॉर्म्स में ये बताया है। बच्चों रेजिस्टेंस को हम फिक्स कर रहे हैं, रेजिस्टेंस फिक्स हो गया तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई रेज टू द पावर 2 आ गया। अब अगर ऐसा आ गया है, अब हमने क्या करा, जो नया आई डैश है वो 2 टाइम्स है आई का, करंट को हमने डबल करा, मतलब नया करंट जो है पुराने वाले का 2 टाइम्स है। तो अगर नई पावर बेटा हम निकालें पी डैश, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कितने की, आप देखो आई की जगह यहाँ क्या आएगा, आई डैश आएगा, ठीक है। या अगर आप डायरेक्ट में भी नहीं रखना चाहते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको ही लिख लो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पी डैश हो जाता है आई डैश का होल स्क्वायर, और आर तो फिक्स है, ठीक है। पी था तो आई स्क्वायर आर हो गया, पी डैश होगा आई डैश का होल स्क्वायर इंटू आर। तो पी डैश इज इक्वल टू, देखिए आई डैश कितना है, 2i है, तो 2i का होल स्क्वायर इंटू आर, आई डैश की जगह 2i, 2 का स्क्वायर बेटा 4, और यहाँ पे आ गया आई स्क्वायर और साथ में चल रहा है आर। बेटा आई स्क्वायर आर ओरिजिनल पावर है आपकी जो है पी, तो 4p बन गया, तो नई पावर आपका 4 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल का, ठीक है। न्यू पावर इज़ 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल पावर, या रेशो पूछते तो 4:1 हो जाता, ठीक है। देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ा जाते हैं। तो इन्हें देखिए बच्चों क्या है, तो अब हम एक काम करते हैं, करंट को सेम कर देते हैं नए क्वेश्चन में, और रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। करंट को सेम, रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो नई चीज़ लिखी जाएगी। क्वेश्चन है कि पावर में कैसा फ़र्क पड़ेगा अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर दें, करंट को फिक्स करें। करंट आपका फिक्स है बेटा, करंट फिक्स है, तो नई जो रेजिस्टेंस है लेटेस्ट है वो आर डैश होती, और वो पुराने वाले का 2 टाइम्स है। और अगर नई पावर पी डैश होती तो करंट तो सेम है, तो आई स्क्वायर ही लिखेंगे, पर आर की जगह आर डैश लिखा जाएगा, आर की जगह आप आर डैश लिखिए, है ना। नई पावर पी डैश है, आई तो सेम है, आर की जगह आर डैश, और आर डैश की अगर आप वैल्यू 2r लिखते और इस 2 को आगे ले आते तो अंदर बचता आपका आई स्क्वायर आर, और आई स्क्वायर आर जो है आपके ओरिजिनल पावर है,
तो नई वाली पावर 2 टाइम्स हो जाती पुराने वाले का। या आप मुँह ज़बानी मेंटली भी निकाल सकते थे, बस रिलेशन पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट है, इन्वर्स है और कितनी पावर में है। तो P डैश आपका 2P हो जाता। ठीक है, शाबाश। नया क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा नया क्वेश्चन देखिए। नया क्वेश्चन देखिए क्या है। जो भी नंबर है आप पे क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन तो ये खुद कर लेना आप, है ना। क्या है, एक तो आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना है, रेड ब्लैक ऑरेंज और सिल्वर। रेड ब्लैक ऑरेंज और सिल्वर, इसका आपको रेजिस्टेंस से निकालना है टॉलरेंस लिमिट के साथ। और दूसरा है आप पे रेड 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 और सिल्वर, ये भी आप खुद करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन है कि द मेटालिक कंडक्टर इज एट टेम्परेचर θ1। एक मेटालिक कंडक्टर है, उसको हम θ1 टेम्परेचर में रख रहे हैं। एंड नाउ हीटेड, इसको हमने हीट करा, जिसकी वजह से आपका नया टेम्परेचर अब θ2 हो गया। तो हमें बताना है हाउ विल द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इफेक्टेड फ्रॉम दिस। इससे कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का जो प्रोडक्ट है वो कैसे चेंज होगा या उसमें क्या प्रभाव आएगा, असर आएगा, वो हमें बात करनी है। तो ज़रा हम प्रोडक्ट देख लें। प्रोडक्ट हमसे ये कह रहे हैं किसका, प्रोडक्ट जो है वो हमसे है कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का। कंडक्टिविटी सिग्मा होती है, रेजिस्टिविटी रो होती है ना। ये बच्चे आपसे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि या तो रो को 1/सिग्मा लिख लो, तब भी ये चीज़ 1 आएगी जो कि एक कांस्टेंट है, और या तो सिग्मा को 1/रो लिख लो, और ये तो रो चलेगा ही, सिग्मा को 1/रो लिखो, रो से रो कैंसिल, तब भी 1 आएगा। 1 एक तरह का कांस्टेंट है, तो ये टेम्परेचर के चेंज पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि एक प्योर नंबर है तो इसमें टेम्परेचर चेंज से कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। तो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पर अभी ज़रा इंक भर लें। आप पे बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है आप पे कुछ इस तरह का है कि दो हीटेड वायर है, दो हीटेड वायर्स हैं ऑफ सेम डायमेंशन, मतलब लेंथ एरिया सेम है। दो हीटेड वायर्स हैं, सेम डायमेंशंस की हैं, उनको पहले सीरीज़ में लगाया, और फिर आप जानते ही हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फिर हमने इन्हें देन इन पैरेलल लगाया होगा। तो हमें पूछ कह रहे हैं रेशियो ऑफ हीट इन द टू केसेस, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द टू केसेस।
हीट इन 2 केसेस। ठीक है, या तो जूल्स हीटिंग लॉ लगाओ, पर मैं तो बोलूँगा यहाँ पे हीट भी एक तरह की एनर्जी है, तो एनर्जी तो पावर इनटू टाइम होता है, याद नहीं है, पावर वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पावर वर्क अपॉन टाइम है, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम हो गया, तो एनर्जी आपका पावर इनटू टाइम हो जाएगा, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब करेंगे कैसे, सिंपल सी बात है, सीरीज़ में है एक बार पैरेलल में है। ठीक है, तो निकालो, कैसे निकालोगे, कोई भी एक फार्मूला देख लो जिससे निकल जाए। पर मैं तो चाहूँगा यहाँ पे कभी भी खेल करंट के टर्म्स में मत करना। ठीक है, करंट के टर्म्स में क्यों नहीं करना, क्योंकि जूल्स हीटिंग लॉ जो है उसकी भी बहुत सी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, जैसे एक लिमिटेशन अप्लायंस ही होता है, थर्मोकपल। ठीक है, काफ़ी ये है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, रेशियो ऑफ हीट हो और जनरली सीरीज़ और पैरेलल हो, पर आपसे रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा हो, जबकि सीरीज़ पैरेलल से रेजिस्टेंस ही निकलता है, तो जनरली आप पे 2 कंटेंडर हैं। पावर का 2 फार्मूला होता है, एक तो I²R होता है और एक पावर का फार्मूला क्या होता है, V²/R होता है, यही होता है ना। तो आप यहाँ पे जो भी वायर्स है ना, उनकी जो स्पेसिफिकेशंस होंगे उस पर डील करेंगे, जो भी स्पेसिफिकेशन होंगे उस पर डील करेंगे। बेसिक जो है यहाँ पे मूल जो यहाँ पे सिद्धांत है वो आपका स्पेसिफिकेशन का होगा। और बच्चों, स्पेसिफिकेशन में कभी भी करंट की वैल्यू नहीं लिखते, स्पेसिफिकेशन में वोल्टेजेस ही रहती हैं। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और जो हमारी सोर्स वोल्टेज होगी, मतलब जिसके अराउंड हमने इसे लगाना है, जैसे आपके घर के मेन स्विच होते हैं, तो सोर्स वोल्टेज तो सेम ही होगी ना, 220 वोल्ट। हालांकि करंट अलग हो सकता है, पर हमें एक ऐसी चीज़ लेनी है जो समान हो दोनों के लिए। जैसे कि सोर्स वोल्टेज 220 वोल्ट है, दे तो हम 220 वोल्ट रहे हैं, अब उसकी मर्ज़ी है। जैसे आपके घर में अगर आयरन है, इलेक्ट्रिकल, उसको 210 220 की ज़रूरत होगी, पर जैसे फ़ोन के चार्जर हैं तो उन्हें 10-20 वोल्ट की ज़रूरत होगी, तो वैसे यूज़ करेंगे। तो पावर V²/R हो गई। इससे अगर हम देखें सोर्स वोल्टेज, क्योंकि 220 वोल्ट है मतलब फिक्स है, तो यहाँ से हमें एक कंक्लूज़न मिला कि पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। अब ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक बून हो गया, वरदान है कि अगर हम यहाँ से देखें, क्योंकि सीरीज़ और पैरेलल का रिलेशन है, तो पावर इन एक बार सीरीज़ देखनी है और पावर इन एक बार पैरेलल देखनी है। पावर इन सीरीज़ और पावर इन पैरेलल। देखिए, अगर पावर इन सीरीज़ ऊपर है तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कहाँ आएगा, नीचे आएगा। जैसे पावर इन सीरीज़ ऊपर है तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कहाँ गया, नीचे आ गया। और अगर पावर इन पैरेलल नीचे होगी तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, सॉरी, पावर इन सीरीज़ ऊपर है तो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और पावर इन पैरेलल अगर नीचे है तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, इतनी सी बात है बच्चे। डायमेंशन सेम है, डायमेंशन सेम है, इसका मतलब समझो लेंथ सेम है और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। हम तो इससे देख लेंगे अपनी चीज़। देखो, लेंथ सेम है, तो क्योंकि लेंथ और रेजिस्टेंस के बीच में कैसे रिलेशन होता है, डायरेक्ट होता है। लिखना तो नहीं चाहिए ऐसे लिखो, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। तो अगर लेंथ सेम है तो रेजिस्टेंस भी क्या हुए, सेम हुए। दोनों हीटिंग कॉइल के रेजिस्टेंस क्या हुए, सेम हुए। ठीक है, तो इधर आओ, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ निकाल लो। तो पहली हीटिंग कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि लेंथ सेम है तो इसका रेजिस्टेंस R, और दूसरी का भी कितना R, और सीरीज़ में ऐड करते हैं तो ये आ गया 2R। और 1/R पैरेलल निकालेंगे अगर 2 हीटिंग कॉइल के लिए, तो 1/ पहले का रेजिस्टेंस, क्योंकि लेंथ सेम है तो R, और दूसरे की भी लेंथ सेम है तो R, तो 1/R 2/R, और R पैरेलल की वैल्यू रेसिप्रोकल करके R/2 आ गई। यहाँ पुट करिए बच्चे, पावर इन सीरीज़ अपॉन पावर इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल R/2 है, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ आपका 2R है। R से R कैंसिल हुआ, 2 ने गया नीचे, तो 1/4 आपका आंसर आ गया। तो पावर इन सीरीज़ अपॉन पावर इन पैरेलल आपका 1/4 आएगा, और पावर इन पैरेलल अपॉन पावर इन सीरीज़ आपका 4 रेशो बनाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपका मन ऐसे भी कर सकता है कि ये क्या हो गया, माथा पटक ले अपना, पर समय के साथ चलिए तो चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट कि इफ द potential difference applied across a conductor is increase from v to 2v, v से 2v कर दें तो हाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम दिस अफेक्ट, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो भूले तो नहीं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल का क्या रिलेशन होता है, पता है ना क्या होता है? वी डी इज इक्वल टू ई चार्ज, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एम नीचे, मास टाउ ऊपर। और इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम खोलते हैं तो v बाई एल आता है, ऐसे बस E को खोल के v बाई एल आ गया, बाकी ऐसा चल रहा है। तो वी डी और v में डायरेक्ट रिलेशन आ गया। नाउ आप ध्यान से देखिए, क्या पोटेंशियल डबल हुआ है? v से 2v हुआ है, मतलब डबल हुआ है। तो सिंस वी डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, वी डी गेट्स डबल्ड, वी डी डबल्ड हो गया, दुगना हो गया। तो आपका v जो है आपका पोटेंशियल, वो आपका डबल्ड हो गया। तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बच्चे? डबल हो जाएगी। कंफ्यूज ना होना, जिसके नीचे कुछ नहीं है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और जिसके नीचे d आ गया वो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई थिंक इट इज़ रिपीटेड, पर देखते हैं आपको कंसेप्ट कितना आता है। दो वायर्स हैं, वन ऑफ मैंगनीन is alloy and another of copper have, एक मैंगनीन की है और एक कॉपर की है, सेम लेंथ है दोनों की। लेंथ क्या है? सेम है। दो वायर्स हैं, वन मैंगनीन एंड अनदर ऑफ कॉपर, लेंथ सेम है और इक्वल रेजिस्टेंस है। तो आपको बताना है क्या थिक होगी, इनमें से कौन सी थिकर होगी, ये आप पे क्वेश्चन है। देखते हैं एक नई अप्रोच, कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल अप्रोच, और जल्दी करने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी बात पहले ये देखेंगे जिसका जिक्र नहीं है। आपको पता है कॉपर की हम वायर्स बनाते हैं। कॉपर की वायर्स इसलिए बनाते होंगे क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती होगी, सिग्मा होता है हमारा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज़ ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ मैंगानीन। वैसे एमएन मैग्नीज के लिए यूज़ होता है, पर आप यहाँ पे डॉट लगा देंगे तो वो समझ जाएगा आपने एब्रीविएशंस लगाए हैं। तो ये तो फैक्ट है कि कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है मैंगानीन से। तो अगर किसी की कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी। तो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो कम होगी कंपैरिजन टू रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगानीन। ठीक है, मतलब मैंगानीन की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। अब एक काम करते हैं, आपको पता है कि ये सारा इशारा कर रहा है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए की तरफ। ठीक है, थिकर बताना है आपको। मतलब देखिए एल और आर तो सेम हो गए, लेंथ सेम है और रेजिस्टेंस भी सेम है। तो क्यों ना एक काम करें, हम क्या करते हैं, ए को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, एल बाई आर को अंदर रखते हैं और रो को ऐसे लिख देते हैं। अभी भी वही चीज़ है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, पर लेंथ और आर क्या थे? दोनों के लिए सेम थे, तो इन्हें ब्रैकेट में लिख दिया। और जब ये हट जाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। तो प्रोपोर्शनैलिटी ऐसी आएगी बेटा कि एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। अब आप खुद देखिए रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंगानीन की ज़्यादा है। तो एरिया भी मैंगानीन का क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट है। तो अगर मैंगानीन का रेजिस्टिविटी ज़्यादा है
तो उसका एरिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको दे रखा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, पता है आपको क्या चीज़ होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी होती है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कितनी है, 1.18 इंटू 10⁻⁻6 है। एंड यूजुअल यूनिट सिल्वर Ag क्या आपको दे रखी है 1 इंटू 10⁻⁻6, और कॉन्स्टेंटिन जॉलाई है, कॉन्स्टेंटिन जॉलाई है, तो उसके आपको दे रखी है 45 इंटू 10⁻⁻6। आपको बताना है बेस्ट कंडक्टर कौन होगा। तो या तो फैक्ट बेस देखो, सिल्वर से बेस्ट कोई नहीं होता, ये तो आपके मन ने कहा। अब ज़रा फिजिक्स की सुन लो कि ये रेजिस्टेंस है ना भाई, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी सबसे कम, और जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम तो उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा। तो आपको बेस्ट कंडक्टर देखना है, मतलब बेस्ट कंडक्टर तो वो हुआ जिसकी कंडक्टिविटी क्या हुई, सबसे ज़्यादा हुई। और सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी के लिए हमें ऐसे एलिमेंट की पहचान करनी है जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम हो। बच्चों देखो पावर में तो लड़ाई है ही नहीं, नंबर्स में है। आपको पता है 45 बड़ा, 1 बड़ा या 1.18 बड़ा, तो आपको पता है 45 सबसे बड़ा, फिर 1.18 और फिर 1। ठीक है, अब आपको पता चल गया रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा इसकी है 45। 45 कौन है, 45 है आपका कॉन्स्टेंटिन। ठीक है, घूम गया हुआ ऐसे। और सबसे कम किसकी है, सबसे कम है सिल्वर की। ठीक है, क्योंकि सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम आई तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो आपको बस इतना ही लिखना है ना, क्योंकि इसका 1 आ रहा है, 1 इंटू 10⁻⁻6 तीनों डेटाज में सबसे छोटा है, मतलब इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी सबसे कम है तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको पता है ना, वो बताया था कि पोटेंशियोमीटर में सेंसिटिविटी 2 तरीके से आपकी चेंज हो सकती है, या तो आप लेंथ बहुत ज़्यादा कर दो या पोटेंशियल ग्रेडियंट को हद से ज़्यादा कम कर दो। ठीक है, तो आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलो यहाँ देख लो, ग्राफ तो दे नहीं रखा पर मैं बना लेता हूँ। VL K1 K2, ठीक है, ये है 2 मेटल हैं, ये A मान लो, ये B मान लो। विच इज़ मोर सेंसिटिव, विच इज़ मोर सेंसिटिव फॉर पोटेंशियोमीटर, या विच इज़ मोर सेंसिटिव अमंग पोटेंशियोमीटर वायर्स A एंड B। 2 वायर्स हैं A एंड B, तो उनका रिलेशन होगा उनके रिस्पेक्टिव पोटेंशियोमीटर से। तो आपको बताने इनमें से ज़्यादा सेंसिटिव कौन होगा। तो पहले तो ये बात आप लोग क्लियर कर लो कि सेंसिटिविटी और K का इन्वर्स रिलेशन होता है। K और सेंसिटिविटी का कैसे रिलेशन है, इन्वर्स। पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा उतना आपका क्या होगा, सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो एक चीज़, मान लो ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है। आपको पता है K की वैल्यू होती है V/L। ठीक है, K की वैल्यू क्या होती है, V/L। और K कोइंसिडेंटली यहाँ पे स्लोप भी है, क्योंकि V कहाँ है, Y में, L कहाँ है, X में। Y/X आपका क्या होता है, स्लोप होता है। और स्लोप यहाँ किसे सिग्निफाई कर रहा है, K को। K क्या है, कि आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है।
आप ये बताइए स्लोप किसका ज़्यादा है, क्योंकि स्लोप खुद ही होता है tan थीटा, और tan की वैल्यू 0 से 90 जाने में बढ़ती है। tan की वैल्यू 0 पे 0 होती है, 45 पे 1 हो जाती है, 90 पे इन्फिनिटी होती है, तो 0 से 90 जाने में tan की वैल्यू बढ़ती है। यह हमेशा हर ग्राफ के लिए है। तो आपको ये पता चला जितना एंगल बढ़ेगा उतना आपका स्लोप भी बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात ये है, यहाँ से आप देखो θ2 बहुत बड़ा है θ1 से, तो सिंस θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1, पहली बात तो ये θ2 θ1 से ज़्यादा है, और जितना एंगल बड़ा होगा उतना tan थीटा भी बड़ा होगा। तो tan θ2 इज़ ग्रेटर देन tan θ1, और tan θ2 या tan θ1 है क्या, स्लोप है रिस्पेक्टिव लाइंस के ए और बी के, क्योंकि tan θ2 tan θ1 से बड़ा है। tan θ2 किसके साथ संबोधित है, k फॉर a, कौन है, 1 है, ठीक है, k फॉर a कितना है, 1 है, और यहाँ पे k 2 है। क्लियर है। दोबारा देखो, θ2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, θ2 ऊपर वाला है k1 के साथ, k1, क्योंकि θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1, तो tan θ2 इज़ ग्रेटर देन tan θ1, तो k1 इज़ ग्रेटर देन k2, k1 इज़ ग्रेटर देन k2। और जितना ज़्यादा k होगा उतनी कम सेंसिटिविटी होगी, क्योंकि k अगर ज़्यादा तो सेंसिटिविटी कम, और यहाँ पे आपको कोई डिनाई नहीं कर सकता k1 ज़्यादा है। तो सेंसिटिविटी को थोड़ी देर के लिए SEN लिख लो, तो सेंसिटिविटी ऑफ 1 इज़ ग्रेटर देन सेंसिटिविटी ऑफ 2, और 1 किसको संबोधित कर रहा है, A को, तो सेंसिटिविटी ऑफ A इज़ ग्रेटर देन सेंसिटिविटी ऑफ B, यही तो बात है। तो विच इज़ मोर सेंसिटिव, ऑब्वियसली A इज़ मोर सेंसिटिव, ख़त्म। सही है, गलत है, बताओ क्यों, क्योंकि K और सेंसिटिविटी के बीच में कैसे रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है ना, ये मत भूलना। क्योंकि K1 बड़ा है, 1 किसके साथ है, A के साथ है, वो तो भूलो अभी। क्योंकि K1 बड़ा है तो उसकी सेंसिटिविटी होगी कम, K1 ज़्यादा तो सेंसिटिविटी ऑफ 1, और यहाँ पे अगर सेंसिटिविटी ऑफ 2 लिखते, क्योंकि 1 2 से ज़्यादा है तो 2 1 से यहाँ ग्रेटर हुआ, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 का ज़्यादा है तो सेंसिटिविटी 2 की ज़्यादा होगी। 2 किसके साथ जुड़ा है, 2 है आपका B के साथ, और 1 किसके साथ जुड़ा है, A के साथ। फिर वो समझ गए थे जब आपने काटा तो A नहीं होता तो B ही होता। हाँ, वहाँ तुम्हें पहला ख्याल कहाँ से आएगा, दूसरा तो आ जाएगा, पहला कहाँ से आएगा, तो B है आंसर, ठीक है। B की सेंसिटिविटी ज़्यादा है, देख लो कैसे, एंगल दिख रहे हैं आपको, θ2 ज़्यादा है θ1 से, तो tan θ2 ज़्यादा हुआ tan θ1 से, tan की वैल्यू 0 से 90 पे बढ़ती है। θ2 है k1 से रिलेटेड, वो है k2 से रिलेटेड, सेंसिटिविटी और k में इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि 1 मतलब A का k ज़्यादा है तो A की सेंसिटिविटी कम हुई, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, चेक कर लो, ठीक है, शाबाश। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि एक मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ही मोशन में होते हैं, पर अगर ऐसी मेटल को या कंडक्टर को हम किसी पोटेंशियोमीटर या गैल्वेनोमीटर या एमीटर में लगाएं तो उसमें कोई रीडिंग नहीं आती, 0 रीडिंग आती है। पर जबकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो रीडिंग तो आनी चाहिए पर आ नहीं रही है, ऐसा क्या रीज़न है। तो ऑब्वियसली देखो, रीडिंग कब आएगी, जब इलेक्ट्रॉन का मोशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करोगे, बैटरी नहीं लगाओगे, तब तक वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ़्लो नहीं करेंगे। बैटरी का काम इलेक्ट्रॉन देना नहीं है यहाँ, वो आपका सेमीकंडक्टर में होगा, यूनिट 9 में, ठीक है, वहाँ एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन्स भी जाते हैं। यहाँ बैटरी का काम है सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बना के इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर इलेक्ट्रॉन पे एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो डेफिनेट डायरेक्शन में उनका मोशन बहुत ज़रूरी है ताकि रीडिंग्स आए, ताकि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो, और वो तभी आएगा जब आप एक्सटर्नल सोर्स से कोई बैटरी लगाएंगे, ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों पे है, when resistance वायर जो कि स्ट्रेट है, जिसका रेजिस्टेंस R है, इज बेंट इन U शेप, उसको U शेप में बेंट कर दिया, तो
डज इट्स रेजिस्टेंस चेंजेस, क्या उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, ये हमारा आज का सवाल है। तो क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि आप कुछ भी बेंड करो वॉल्यूम तो रहेगी सेम, ऐसे शेप चेंज या रिकास्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, पर देखो यहाँ इफेक्टिवली लेंथ तो नहीं बढ़ी ना। आपने ये देखा रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। पर यहाँ बढ़ कहाँ रहा है, यहाँ तो आप सिर्फ शेप चेंज कर रहे हो, पहले स्ट्रेट था अब यू शेप हो गया। लेंथ तो उतनी है, अगर यहाँ पे 10 होगी तो ऐसे भी घूम के कितनी आएगी, 10 ही आएगी। तो लेंथ बढ़ी नहीं, बस शेप चेंज हुई। क्योंकि रेजिस्टेंस शेप के इंडिपेंडेंट है तो कोई चेंज नहीं आएगा। आप ये मत समझना लेंथ या एरिया बढ़ गया, नहीं, कोई शेप चेंज के साथ रेजिस्टेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, सो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, ये बात है, ठीक है। शेप के इंडिपेंडेंट है इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।